क्राउन प्रिंस ने कहा कुछ ऐसा कि फिलिस्तीनी लोग हो सकते हैं मायूस। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर फिलिस्तीनियों का दिल मायूस हो सकता है। यूएस पत्रिका द अटलांटिक ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देते और इसकी परवाह नहीं करते। अटलांटिक रिपोर्ट के अनुसार क्राउन प्रिंस ने जनवरी में ब्लिंकन की सऊदी अरब यात्रा के दौरान ये बयान दिए, जहां दोनों अधिकारियों ने युद्धग्रस्त गाजा में इजराइल के सैन्य आक्रमण की पृष्ठभूमि के खिलाफ सामान्यीकरण की संभावना पर चर्चा की। ब्लिंकन के साथ अपनी बातचीत में सऊदी क्राउन प्रिंस ने कथित तौर पर टिप्पणी की, मेरी आबादी का 70% हिस्सा मुझसे कम उम्र का है। उनमें से अधिकांश के लिए वे वास्तव में फिलिस्तीनी मुद्दे के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और उन्हें इस संघर्ष के माध्यम से पहली बार इससे परिचित कराया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या मैं व्यक्तिगत रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे में दिलचस्पी रखता हूँ? मुझे नहीं है, लेकिन मेरे लोगों को है। इसीलिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सार्थक हो। हालांकि उन्होंने इजराइल के साथ किसी भी सामान्यीकरण समझौते के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के मुद्दे पर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बिन सलमान फिलिस्तीनियों के लिए महत्वपूर्ण रियायतों के बिना खुले तौर पर सामान्यीकरण को आगे बढ़ाने में अपनी सुरक्षा के लिए डरते हैं। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या को एक चेतावनी के रूप में बताया। गाजा में हिंसा की मौजूदगी बढ़ने से पहले सऊदी अरब और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों के निर्माण के लिए गुप्त समझौते के बारे में रिपोर्ट सामने आई। साथ ही अमेरिका सुरक्षा और शक्ति के प्रावधान और सऊदी अरब के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता भी इसमें शामिल थी। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद, जिसमें कई लोग मारे गए, सऊदी अधिकारियों ने बातचीत रोक दी और पुष्टि की कि कोई भी सामान्यीकरण फिलिस्तीनी अधिकारियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार दावों पर बोलते हुए एक सऊदी अधिकारी ने क्राउन प्रिंस और एंटनी ब्लिंकन के बीच बातचीत के विवरण का खंडन किया है और कहा है कि ये दावे गलत है। यह अभी भी स्पष्ट है कि क्या क्राउन प्रिंस ने फिलिस्तीनी मुद्दे के महत्व को कम करके आंकते हुए ये विवादास्पद टिप्पणियां की हैं। सऊदी अधिकारियों ने इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और अधिकारी के इनकार का संदर्भ मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट तक ही सीमित है। सऊदी के अरबपति कारोबारी का बेटा था उसामा बिन लादेन। कैसे बन गया आतंकवादी, चलिए बताते हैं। उसामा बिन लादेन सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक था जिसे अमेरिका ने ढेर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि उसामा सऊदी का था और सऊदी से ताल्लुक रखता था? उसामा बिन लादेन उर्फ उसामा इब्न लादेन का जन्म सऊदी अरब के रियाद में 10 मार्च 1957 को हुआ था। उसके पिता का नाम मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन था, मां हमीदा अल अतास थी। अबद बिन लादेन सऊदी अरब के रईस कंस्ट्रक्शन कारोबारी थे। उनकी कंपनी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक थी। सऊदी शाही परिवार से भी उनके अच्छे संबंध थे। उसामा ने जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई के दौरान ही उसामा की दिलचस्पी धार्मिक कट्टरपंथियों में होने लगी थी। धार्मिक अध्ययन में उसने एक उग्रवादी नेता शेख अब्दुल्ला आजम से निर्देश हासिल किए और उनके विचारों से प्रभावित होने लगा था। यह साल 1979 की बात है जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था।
इसके कुछ समय बाद ही ओसामा कई कट्टरपंथी मुस्लिम गुटों के साथ जुड़ चुका था। लादेन सोवियत संघ का मुकाबला कर रहे अफगान लड़ाकों की मदद के लिए पाकिस्तान के पेशावर गया और आर्थिक मदद जुटाने लगा। इस दौरान लादेन ने अरब और अफगान परिवारों को काफ़ी मदद पहुंचाई। इसके लिए ओसामा ने एक गुट की स्थापना की जिसे हम अल-कायदा के नाम से भी जानते हैं। साल 1989 में सोवियत संघ अफगानिस्तान से हट गया तो ओसामा अपने परिवार का बिजनेस संभालने के लिए सऊदी अरब लौट आया। उसको अपने संगठन अल-कायदा को बड़ा बनाना था और इसके लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अल-कायदा वैश्विक समूह में तब्दील होता गया। इसका मुख्यालय अफगानिस्तान रहा पर सदस्य 35 से 60 देशों में मौजूद थे। फिर संगठन को और मजबूत करने के लिए ओसामा ने आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिए। खासकर सूडान में अपने मजबूत स्थिति उसने की। ओसामा का पहला लक्ष्य था मुस्लिम देशों में अमेरिकियों को खदेड़ना, इसीलिए वह हमेशा अमेरिकियों को ही अपना निशाना बनाता था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो साल 1992 में अल-कायदा ने अपना पहला हमला यमन के अदेन के एक होटल में किया था, जिसमें अमेरिकियों के बजाय 2 ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक मारे गए थे। फिर साल 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बड़ा आतंकी हमला किया गया। यहाँ एक ट्रक के जरिए किए गए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। 1999 में ओसामा बिन लादेन को दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लिया गया। फिर आया वो दिन जब 11 सितंबर 2001 को जब अल-कायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर और पेंटागन पर हवाई हमले किए। इसके लिए अल-कायदा के आतंकियों ने पूर्वी अमेरिका के ऊपर से गुजर रहे 4 विमानों को एक साथ हाईजैक किया था। इनमें से 2 विमान न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों से टकरा गए थे। देखते ही देखते 110 मंजिला दोनों टावर रेत के टीलों की तरह ढह गई थी। तीसरे विमान से वाशिंगटन डीसी के ठीक बाहर स्थित अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन पर हमला किया गया। बताया जाता है कि चौथे विमान से वाशिंगटन डीसी या फिर कैपिटल बिल्डिंग पर हमला होना था, पर वो पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि यात्रियों ने विमान को वापस खींच लिया था। अमेरिका पर हुए इन हमलों में 3000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई। इन्हीं हमलों के चलते 2 दिन बाद ही यानी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इसमें ब्रिटेन ने भी अमेरिका का साथ दिया और अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था, जिससे लादेन को सौंपने से इनकार कर दिया गया और गठबंधन सेनाओं का मुकाबला करने लगा। इसके कारण युद्ध कई सालों तक चलता रहा और अफगानिस्तान तहस नहस हो गया। यह युद्ध की शुरुआत के 10 साल बाद अमेरिका को पता चला कि ओसामा पाकिस्तान में है। उसने 2-3 फरवरी 2011 की रात में खुफिया ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को मार गिराया। हुरूफ को हटाने के लिए आए हैं नए नियम। क्या है, चलिए बताते हैं, जिनकी मदद से महज चुटकियों में आपका हुरूफ हट जाएगा। देखिए, जवाजात ने सऊदी अरब में काम से भागे लोगों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसमें हुरूफ को हटाने के नए तरीके बताए गए हैं। हुरूफ क्या है, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए। तो बता दें, हुरूफ का मतलब है भगोड़ा, यानी कर्मचारी नियोक्ता से भागा हुआ है। चूंकि नियोक्ता को पता नहीं है कि कर्मचारी कहाँ काम करता है, इसीलिए वो अपने कर्मचारी की रिपोर्ट आंतरिक मंत्रालय को कर देता है। इसी को हुरूफ कहते हैं। कफील द्वारा हुरूफ को हटाया जा सकता है। देखिए, नए जवाजात नियमों के अनुसार हुरूफ की रिपोर्ट होते ही प्रवासी कर्मचारी का डेटा नियोक्ता से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए मौजूदा कफील हुरूफ को सिस्टम से नहीं हटा सकता है। कर्मचारी मंत्रालय के सिस्टम में काम से अनुपस्थित रहेगा, यानी एब्सेंट रहेगा। इसके लिए मौजूदा नियोक्ता को कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा अगर आपके साथ कुछ होता है तो। हुरूफ के तहत इकामा ट्रांसफर की बात करें तो नया नियम कहता है कि नियोक्ता काम से एब्सेंट घोषित किए जाने के 60 दिनों के भीतर मौजूदा कफील की भागीदारी के बिना इकामा ट्रांसफर करा सकता है और हुरूफ को हटा सकता है। नया नियोक्ता कीवा के माध्यम से ट्रांसफर अनुरोध भेजेगा। मंत्रालय पुराने कफील के बजाय ट्रांसफर अनुरोध को मंजूरी देगा। मंत्रालय की मंजूरी के तारीख से 15 दिनों के भीतर ट्रांसफर अनुरोध पूरा किया जाना चाहिए। ये काम से अनुपस्थित रहने
के नए और पुराने दोनों मामलों पर लागू होता है। हुरूप के तहत फाइनल एग्जिट। नए नियमों ने प्रवासी कर्मचारी को हुरूप के दौरान फाइनल एग्जिट प्राप्त करने की अनुमति दी है, यानी कि अगर आप पर हुरूप लगा भी है फिर भी आप फाइनल एग्जिट ले सकते हैं। हुरूप निर्धारित करने के 60 दिनों के भीतर ही फाइनल एग्जिट जारी किया जाना चाहिए। यदि आप काम से एब्सेंट रहने के दौरान फाइनल एग्जिट प्राप्त करते हैं तो आप कानूनी रूप से नए वीज़ा पर सऊदी अरब लौट सकते हैं। हुरूप प्रतिबंध आप पर लागू नहीं होगा। हुरूप के तहत निर्वासन की बात करें तो देखिए, यदि प्रवासी अंतिम निकास या इकामा ट्रांसफ़र प्राप्त करके हुरूप को नहीं हटाता है तो उसे श्रम मंत्रालय द्वारा निर्वासित किया जाएगा। आप हिरासत केंद्र में अधिकारियों को रिपोर्ट कर सकते हैं। वे आपको हिरासत में लेंगे, हिरासत में रखेंगे और आपको आपके देश से में निर्वासित कर देंगे। हालांकि हुरूप के तहत देश छोड़ने का मतलब ये भी है कि आपको 5 साल के लिए नए वीज़ा पर सऊदी अरब में फिर से प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा हुरूप रद्द करना। हुरूप में नियोक्ता अनुच्छेद 87 के तहत किसी कर्मचारी को काम से एब्सेंट रहने के लिए बर्खास्त कर देता है, जहां सेवा के अंत के लाभों का यानी जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होती है वो नहीं मिलता है। अनुचित बर्खास्तगी अगर आपसे होता है यानी धोखे से आपको बर्खास्त किया जाता है जबकि आप काम से गायब नहीं हो तो आप कफील के खिलाफ श्रम मामला भी दर्ज करा सकते हो। साबित करना होगा आपको कि हुरूप झूठे हैं, झूठे इरादे से सेट किए गए हैं। आप इससे संबंधित किसी भी कानूनी पॉइंट पर चर्चा करने के लिए मकतब अमल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। यदि आप ये साबित करते हैं तो न्यायालय आपको सभी देय लाभ प्रदान करेगा। हालांकि सुनिश्चित करना होगा आपको कि अदालती प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपका इकामा ट्रांसफ़र आप कर लें। घरेलू कामगारों के लिए हुरूप हटाना। घरेलू कामगार के मामले में हुरूप को हटाने की संभावना कर्मचारी द्वारा सऊदी अरब में बिताए गए समय की अवधि पर डिपेंड करता है। यदि हुरूप कफील द्वारा निर्धारित किया जाता है तो कर्मचारी के सऊदी अरब पहुंचने के 2 साल के भीतर कर्मचारी हुरूप निर्धारित करने के 60 दिनों के भीतर देश से बाहर निकल जाना चाहिए। यदि हुरूप कफील द्वारा निर्धारित किया जाता है तो कर्मचारी के सऊदी अरब में पहुंचने के 2 साल बाद कर्मचारी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। वह 60 दिनों के भीतर सऊदी अरब छोड़ सकता है, वह वर्तमान नियोक्ता की स्वीकृति के बिना प्रायोजन ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये हुरूप में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है हुरूप से लेकर। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।